हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो ये वीडियो जो है घटना चक्र करेंट अफेयर्स का सितंबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 यानी पिछले पूरे एक वर्ष का कंप्लीट करेंट अफेयर होगा और यह वन लाइन के फॉर्म में होगा ताकि कम समय में आप पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएं। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो हमें कमेंट करके बताइएगा या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। 24 अगस्त 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 दोनों के तहत फिटनेस परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण तथा अन्य दस्तावेजों की वैधता बढ़ा करके कब तक कर दिया है? यह 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई। ठीक है, ये क्यों किया गया? जो कोविड-19 महामारी है उसके वजह से स्थिति को बढ़ा दिया गया है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश का जो लक्ष्य है कि 2023 तक के, ठीक है, वर्ष 2023 तक सभी घरों में नल के थ्रू पानी हम पहुंचा देंगे। अगला देखिए, 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अभी प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के लिए एक टीवी चैनल 24/7 उद्घाटन किया? तो यह असम के लिए किया है। ठीक है, असम राज्य में 24/7 एक टीवी चैनल चलाया जाएगा। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस संस्थान यानी किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मोतियाबिंद की सरल, सस्ती और बिना ऑपरेशन के इलाज की तकनीक विकसित की है? तो हो जाएगा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट है, 30 जुलाई 2020 को भारत के सहयोग से निर्मित उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया? यह मॉरिशस में किया गया। 27 जुलाई 2020 को भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रॉडगेज इंजन कितने? 10 बांग्लादेश को भारत ने दिया। अगला है, 15वें भारतीय यूरोपीय संघ यानी आभासी शिखर यानी वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका आयोजन कब किया गया है? 15 जुलाई 2020 को किया गया। नेक्स्ट देखिए, 7 जुलाई 2020 को विश्व बैंक ने गंगा के कायाकल्प में सहयोग बढ़ाने के लिए कितना मिलियन डॉलर का कर्ज दिया है? 400 मिलियन डॉलर। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने का जो लक्ष्य है वह 2030 तक रखा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा सभी ब्रॉडगेज मार्गों के विद्युतीकरण का लक्ष्य ये 2023 तक रखा गया। नेक्स्ट है, फास्ट टैग को अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन किया गया है। तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया गया। किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेली परामर्श स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, ई संजीवनी पोर्टल के तहत टेली सेवाएं जो है स्वास्थ्य से जुड़ी परामर्श लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए क्षेत्रों की घोषणा की। तो यह 7 नए क्षेत्र घोषणा किया गया पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। वह है त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ और हम्पी उप सर्कल के पूर्ण सर्कल को। नेक्स्ट देखिए, 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन, जिसके तहत कोविड-19 के दौरान 3,992 भारतीयों को समुद्र मार्ग से लाया गया। तो ऑपरेशन का नाम रखा गया था क्या? ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट देखिए, 16 से 30 नवंबर 2019 के बीच 15 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव
इसका नाम क्या था, आदि महोत्सव। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 18 नवंबर 2019 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर घोषणा की गई है। तो यह हो जाएगा भारतीय पोषण कृषि कोष की। अगला है 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मेघालय में सक्रिय किस उग्रवादी समूह को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट है। तो मेघालय में जो उग्रवादी समूह था हनी व ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अगला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई, 550वीं। ठीक है, 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव की 550वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट देखिए, 15 अक्टूबर 2019 को भारतीय रेलवे द्वारा प्रमुख शहरों के आसपास छोटे कस्बों में रेल संपर्क सुलभ कराने के लिए सेवा ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया गया। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 9 है। ठीक है, अगला देखिए, 11 से 14 अक्टूबर 2019 के बीच 38वें इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो, ठीक है, इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के बाद अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पीडीएफ चाहिए तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने माताओं एवं नवजात शिशुओं को जीवन की सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए कौन सा शुभारंभ किया है, किस ऐप का शुभारंभ किया है या फिर किस योजना का शुभारंभ किया है, पूछ सकता है अलग अलग तरीकों से। तो हो जाएगा सुमन। ठीक है, सुमन का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2019 में जारी क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप पोजीशन किसको मिला है, तो भारत का नंबर 1 जो इंस्टीट्यूट है वह आईआईटी बॉम्बे को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन के द्वारा जल पहुंचाने का उद्देश्य प्रधानमंत्री के द्वारा किस मिशन के द्वारा घोषित किया गया है, तो वह उस मिशन का नाम रखा गया जल जीवन मिशन। पूछ सकता है कि जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक सभी ग्रामीण घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा 2024। तो इस तरह से प्रश्नों को घुमा करके एग्जामिनर पूछ सकता है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 अगस्त 2019 से 30 सितंबर 2019 के बीच संचालित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर तो यह तमिलनाडु रहा है। ठीक है, कैटेगरी याद रखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019, तो इसके तहत तमिलनाडु नंबर 1 पे। अगला देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अनुसार छोटे राज्यों में तथा केंद्र शासित राज्यों में प्रथम पोजीशन पर मिजोरम है, बड़े राज्यों में कौन था, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अनुसार देश के जिलों में शीर्ष स्थान पर, यानी जिला में नंबर 1 यह है पेड्डापल्ली, जो कि तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगला देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने के साथ ही संस्थान से सभी संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरुआत की गई है, तो उसका नाम रखा है दीक्षा आरंभ योजना। ठीक है, दीक्षा आरंभ योजना। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाण हेतु देश में चयनित समुद्री तटों की संख्या, तो यह 12 है। नेक्स्ट देखिए,
सिंधु नदी पर बने सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ पर स्थित है? लेह आंसर होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की वह 2 योजनाएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में WSIS अवार्ड से पुरस्कृत कर वैश्विक मान्यता दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये योजना का नाम है उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अलगाववादी संगठन को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यह JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेट्रो परियोजना की शुभारंभ, तो यह नागपुर मेट्रो का किया गया। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की सुरक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से किस परियोजना की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना। तो ये इतना टफ नहीं है, आप नाम से भी इसको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई शेर सूचीबद्ध है, तो किस कैटेगरी में है? संकटपन्न यानी इंडेंजर्ड प्रणाली के रूप में, ठीक है, यानी अभी है लेकिन उस पर खतरा मंडरा रहा है, उस कैटेगरी में इसको रेड लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक ईंधन प्रदान करने के उद्देश्य से किसका शुभारंभ किया गया है? सतत, ठीक है, SATAT। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव मत पत्र से नोटा का विकल्प को हटा दिया। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव में, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? राज्यसभा का होता है, विधान परिषद का होता है। तो इन दोनों चुनावों के लिए नोटा जो होता है, आप नॉर्मल विधायक MP का इलेक्शन में या मुखिया में देखेंगे तो उस नोटा के ऑप्शन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किससे वापस लिया गया? पाकिस्तान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, धनुषकोडी से रामेश्वरम को जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का नाम रखा गया है रामेश्वरम धनुषकोडी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को उच्च बीमा कवर तथा ओवरड्राफ्ट को दुगना करने की सुविधा के साथ ओपन एंडेड अर्थात कभी न बंद होने वाली योजना में परिवर्तन करने हेतु मंजूरी दी गई? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, किसके तहत? उस एक्ट का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उस एक्ट का नाम रखा गया सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के तहत। नेक्स्ट देखिए, 6 से 7 अप्रैल 1944 की रात्रि हुए इस युद्ध के वर्ष 2019 में 75 वर्ष हुए। तो ये हो जाएगा कांगला टोगबी युद्ध, ठीक है, कांगला टोगबी युद्ध का इस साल 75 वर्ष हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हिस्ट्री में भी पूछ सकता है या फिर करंट अफेयर में इसको पूछ देगा। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 ईस्वी में, और रॉलेट एक्ट को ही हम कांगला कानून के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसी कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग खड़े हुए थे, एकत्रित हुए थे, जिसपे अंधाधुंध गोलियां जनरल डायर के द्वारा चलाई गई। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट दोनों का वर्ष 2019 में 100 वर्ष पूरा हुआ है। अगला है, वर्ष 2019 में किस युद्ध के 75 वर्ष पूरे हुए? तो हो जाएगा इम्फाल कोहिमा युद्ध। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश की द्वितीय आधिकारिक भाषा यह संस्कृत को बनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा देश में स्वदेशी नस्लों सहित समस्त गोजातीय आबादी की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य के साथ किस आयोग की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE द्वारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक ऊर्जा दक्ष राष्ट्र के विकास हेतु कौन सी रणनीति योजना शुरू की गई? तो उसका नाम रखा गया उन्नति। इसका फुल फॉर्म पूछेगा, याद रख लीजिए, अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी इफिशिएंसी पोटेंशियल, ठीक है।
ध्यान से 2 बार वीडियो को अच्छे से अगर आप देख लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। एक बार अभी देख लीजिए, एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कीरू पनबिजली परियोजना। तो यह चिनाब नदी पर किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्या नाम है? कीरू पनबिजली परियोजना। अगला है मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कीरू पनबिजली योजना की जो क्षमता है वो कितना है? 624 मेगावाट। 4 यूनिट लगाया हुआ है 156 मेगावाट का, ठीक है, टोटल हो गया 624 मेगावाट। नेक्स्ट देखिए बैंकिंग विनियम संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित कब किया गया था? 26 जून 2020 को। नेक्स्ट देखिए दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश, तो यह 5 जून 2020 को लाया गया। इस सत्र में जो संसद का सत्र था उसमें काफी सारे अध्यादेश को पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है अनिवार्य वस्तु सेवा संशोधन 2020, तो यह 5 जून 2020 को प्रख्यापित किया गया। नेक्स्ट है होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश जो 2020, तो यह आपका 24 अप्रैल 2020 को लाया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020, तो इसको राष्ट्रपति की जो स्वीकृति यानी कानून कब बन गया केंद्रीय संस्कृत विद्यालय विधेयक? तो यह 25 मार्च 2020 को बना है। नेक्स्ट देखिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2020 को 24 अप्रैल 2020 को प्रख्यापित किया गया। इसके द्वारा संशोधन किया गया है, तो इसको जो इस वर्ष का संशोधन हुआ, इसके पहले का कानून था भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970, उसमें संशोधन की गई है। नेक्स्ट देखिए संसद सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन अध्यादेश 2020 द्वारा सांसदों के मूल वेतन में कमी की गई है, तो यह 30% की कमी की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए सांसदों के मूल वेतन में यह कमी 1 अप्रैल 2020 से अगले 1 वर्ष तक यानी 1 अप्रैल आपका 2021 तक प्रभावित रहेगा। यह कोविड-19 महामारी को लेकर के संशोधन किया गया था। अगला है 14 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दाखिल पुनर्याचिका को सौंप दिया, तो यह 7 सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा गया है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 13 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार आरटीआई के दायरे में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी शामिल किया गया है, यानी मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय से जुड़े हुए भी सूचना भी आप आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। अगला है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 34, ध्यान दीजिएगा टोटल 34, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है, तो अन्य न्यायाधीश 33 और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितना है? 34 है। नेक्स्ट देखिए 2 अक्टूबर 2019 को लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, तो वह हैदराबाद के निजाम के पक्ष में दिया है। इसका अनुसार जो है वह हैदराबाद के निजाम के जो संपत्ति थी उस पर भारत का अधिकार है, ना कि पाकिस्तान का, जिसको लेकर के केस चल रहा था। नेक्स्ट देखिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियमन प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रमुख विमानपत्तनों को निर्दिष्ट करने के लिए वार्षिक यात्री यातायात की सीमा निर्धारित कितना किया गया है? 35 लाख। डीएनए प्रौद्योगिकी विनियम विधेयक 2019 द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर इनकी स्थापना किए जाने का प्रस्ताव, तो यह डीएनए डेटा बैंक की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट देखिए आधार और अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किस कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका नाम रखा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कोष, यानी EYDAI फंड। अगला देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार की सजा का प्रावधान
रखा गया है क्या, मृत्युदंड। पहले ये नहीं था, लेकिन अगर 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और वह माइनॉरिटी यानी 18 वर्ष का कम का है, फिर भी उसके मृत्युदंड यानी फांसी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। तो हो जाएगा संविधान संशोधन अधिनियम का 102वां संशोधन। नेक्स्ट है 103वें संशोधन अधिनियम के तहत गरीब सवर्णों को नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान 10%। ये काफ़ी हिस्टोरिकल जजमेंट है भारत के इतिहास में, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें अब तक इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं था, सिर्फ जाति के बेसिस पे रिजर्वेशन था। तो 103वां संशोधन पूछ सकता है, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रभावी कब से हुआ है, सॉरी ये 10% था आंसर। नेक्स्ट देखिए, बोहन मोटर वाहन, ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 का प्रावधान, यह 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ। अब देखे होंगे काफ़ी वीडियोज वायरल हो रहे होंगे कि जितना का गाड़ी नहीं था उससे ज़्यादा फाइन आ रहा है इस संशोधन अधिनियम के बनने के बाद। नेक्स्ट देखिए, 24-25 फरवरी 2020 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा संपन्न की। उनकी यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था। स्टेडियम का नाम पूछ सकता है, तो स्टेडियम का नाम आप याद रखिए। अगला है, अमेरिका भारतीय नौसेना एवं भारतीय सेना हेतु उपलब्ध करवाएगा। तो यह अमेरिका जो है नौसेना के लिए 24 MH-60R सी हॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर तथा भारतीय वायुसेना के लिए 6 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ये दोनों आने के बाद भारत की जो नौसेना ताकत है और सैनिक सेना का ताकत है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। अगला है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डी सूजा भारत की राजकीय यात्रा पर 13 से 16 फरवरी 2020 के बीच में रहे थे। यहाँ पे आपको नाम याद करना है कौन सा, पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है, मार्सेलो रिबेलो डी सूजा। नेक्स्ट देखिए, 26 से 29 फरवरी 2020 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की गई। तो यह म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंताय थे। नेक्स्ट है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। अगला है, सतत विकास रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2020 का जो थीम है, विषय क्या है, सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19 रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो यह 17 जून 2020 को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कार्यकाल होगा 2 वर्ष के लिए, 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 का शीर्षक क्या है, जटिल विश्व में शांति की मापन। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 139वां रहा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया है, तो यह 4 जून 2020 को जारी किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंक है वह 168वां रहा है। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक है, जिसमें टॉप 5 कंट्री कौन कौन है, प्रथम पोजीशन पे नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ स्वीडन और फिफ्थ कौन सा है, नीदरलैंड। वहीं इसमें भारत का रैंकिंग कितना है, 51st। नेक्स्ट देखिए, भारत एवं जापान के मध्य 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो यह किया गया था 30 नवंबर 2019 को। जर्मनी की चांसलर कौन है, एंजेला मार्केल, इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की चांसलर का नाम एंजेला मार्केल, जो कि भारतीय यात्रा पर थी
31 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2019 के बीच। 28-29 अक्टूबर 2019 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ की यात्रा पर थे? सऊदी अरब। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के अंतर्गत रणनीतिक साझेदारी विकसित करने हेतु किसका किसका चयन किया? तो यह 8 देशों का चयन किया गया है, भारत उसमें शामिल है। ठीक है, तो भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो अभी आप देखने को मिल रहा होगा कि पाकिस्तान से जो है धीरे धीरे सऊदी अरब अपना दूरी बनाता जा रहा है। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री होने के बावजूद। नेक्स्ट देखिए, 2 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावसदी पीएम मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। तो यह थाईलैंड यात्रा के दौरान बैंकॉक में इन्होंने कार्यक्रम का संबोधन किया, जिसका नाम रखा गया था स्वादसदी पीएम मोदी। नेक्स्ट है, 17 से 21 अक्टूबर 2019 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ की राष्ट्रीय यात्रा संपन्न की थी? तो यह हो जाएगा फिलीपींस। अरब जगत के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम बारा का है। इंपॉर्टेंट है, अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाम क्या रखा गया? बारा का। नेक्स्ट है, उड़ीसा के 2 गांव जिन्हें अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी रेडी टैग दिया गया है, यानी सुनामी से काफी कम वहां पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसका नाम रखा गया है। वो 2 गांव कौन कौन से हैं? वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांव का नाम याद रख लीजिए, वेंकट रायपुर और नोलिया शाही, ये दोनों के दोनों सुनामी रेडी गांव हैं। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2020 का केंद्रीय विषय क्या है? सेंट्रल थीम क्या है? तो था बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के लिए मार्गों की रूपरेखा तैयार करना, SDG को प्राप्त करना। अगला है, 22 मई 2020 को खुला आकाश संधि यानी ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा तो यह अमेरिका ने की है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर निकल गया अमेरिका। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा तो यह 6 जुलाई 2020 को किया। ठीक है, अमेरिका का मानना है कि WHO जो है वह अमेरिका के साथ कोविड-19 से निपटने में सहयोग नहीं किया और वह चीन का मदद कर रहा है। ठीक है, तो इसी का रीजन देते हुए ट्रंप ने 6 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वह WHO से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत का रैंक 102वां है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन तो यह 4 जून 2020 को किया गया। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन यानी CMS COP13 का थीम क्या था, विषय क्या था? यह आंसर होगा माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। नेक्स्ट देखिए, CMS COP13 का आयोजन तो यह गांधीनगर गुजरात में किया गया था। अगला है, C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 12 अक्टूबर 2019 में कहां पर किया गया था? यह कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क, याद रखिए कोपेनहेगन डेनमार्क में C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है, 25 से 26 अक्टूबर 2019 को आयोजित 18वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। देखिए सब शिखर सम्मेलन में जो क्या क्या डिफरेंसेस है उसको आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर है गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो इसका जो मुख्य विषय क्या रखा गया था? समकालीन विश्व की चुनौतियों के लिए अनुकूल और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु वाडुंग सिद्धांत का समर्थन। अगला है, 6 अगस्त 2020 को घोषित चुनाव परिणामों में श्रीलंका के प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अगस्त 2020 में चुनाव हुआ श्रीलंका में, उसमें प्रधानमंत्री बने हैं महिंदा राजपक्षे जो कि पोडुजना पेरमुना पार्टी से है। नेक्स्ट देखिए, 10 जुलाई 2020 को सिंगापुर में हुए आम चुनाव में लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने? ली सिएन लुंग। ठीक है, लगातार 5वीं बार चुने गए हैं।
27 मार्च 2020 को नाटो का 30वां सदस्य, तो यह उत्तरी मैसिडोनिया बना है। ठीक है, नाटो का 30वां सदस्य कौन बना? उत्तरी मैसिडोनिया। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 जो है 25वां संस्करण था इस बार, जो कि जारी किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें भारत का रैंक कौन सा है? 80th, स्कोर भारत का 41 है। सॉरी, हाँ, ये रैंक जो है 40 है और स्कोर 41 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 हम पीछे ही बता चुके थे, इसमें भारत का रैंक 51 है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? नॉर्वे। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2019 में भारतीय भूषज संहिता को मान्यता देने वाला देश, तो यह अफगानिस्तान बना। भारत के 2 शहर जिन्हें 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल कर लिया गया, तो यह मुंबई और हैदराबाद। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 जारी किया गया है, यह 9 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए, दुबई वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन, तो यह 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक दुबई में किया जाएगा। अगला है, भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर CII एग्जिम बैंक के 15वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यह 22 से 24 सितंबर 2020 के बीच किया गया। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पोजीशन स्वीडन, थर्ड USA, फोर्थ UK और फिफ्थ है नीदरलैंड। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2020 में एक नया बचत खाता जिसका नाम एक्सिस लिबर्टी सेविंग अकाउंट है, तो यह शुरू किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। अगस्त 2020 में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 जारी की गई, तो यह RBI के द्वारा जारी किया गया है। अगला देखिएगा, अगस्त 2020 में RBI द्वारा जारी वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 हेतु 5C को शामिल किया गया। ये 5C कौन कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो ये 5C रखा गया है, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, मतलब सामग्री, क्षमता, सामुदायिक संचार और सहयोग। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार हेतु $250 मिलियन ऋण का समझौता, तो यह मोजाम्बिक के साथ किया गया है। आगे देखिए, जुलाई 2020 में क्रेडिट ब्यूरो फॉर्म यानी ट्रांजिट यूनियन सिविल के सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, MSME सक्षम पोर्टल, तो यह लॉन्च किया गया है SIDBI के द्वारा। जुलाई 2020 में ब्रोकरेज फर्म सिटी ग्रुप ने वर्ष 2020-21 हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन होने का अनुमान, तो ये 6% रखा गया था, यानी 6% घटा था, लेकिन यहाँ पे इस तिमाही में कितना घट गया? 23.9%, 24% डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता एवं बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह के मध्य बीच में नई शिपिंग सेवा का आरंभ 3 जुलाई 2020 से किया गया। जुलाई 2020 में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ई वेस्ट उत्पादक तो सबसे ज़्यादा चीन है, फिर अमेरिका है और फिर भारत है ई वेस्ट उत्पादक देशों में। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुल ई वेस्ट उत्पादित तो 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई वेस्ट उत्पादित हुआ अब तक। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति ई वेस्ट तो यह
7.3 kg है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा है। हर व्यक्ति 7.3 kg जो है ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक सामानों का वेस्ट जो है वह तैयार कर रहा है, बना रहा है। अगला है जुलाई 2020 में भारत और भूटान के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोला गया, तो इस नाम का रखा गया जयगांव अहले व्यापार मार्ग। जुलाई 2020 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ फिक्की के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वार्षिक औसत जीडीपी की दर में संकुचन -4.5% का लगाया गया था। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जून 2020 में जारी भारत में सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांडों की सूची में ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2020 में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर कौन सा ग्रुप शामिल है, तो यह टाटा ग्रुप है। दूसरे पोजीशन पे LIC और तीसरे पे रिलायंस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मूल्यवान ब्रांड की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक्स अपडेट के आंकड़ों के अनुसार 2019, 20 तथा 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमानित दर तो 19 में 4.2% था, 20 में -4.5% रहेगा और 21 में थोड़ा सुधार होकर यह कितना जाएगा 6% जाएगा। लेकिन 2018 में कितना था 6.1% पॉजिटिव में था। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर तो यह स्वीडन है और इंडिया का रैंक जो है ऊर्जा पारगमन में कितना है 74th है। ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2020 में द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर क्रमशः कौन कौन है, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। वहीं अंतिम स्थान पे कौन है, हैती है जो कि 115वां स्थान मिला उसको। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन द्वारा प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन तो यह 8 सितंबर 2020 को हुआ। CSIR केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री तो यह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इस विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष की जो क्षमता है कितना है 11.5 किलोवाट से भी अधिक है। विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादित करने की क्षमता तो यह एक साल में 12,000 से लेकर के 14,000 यूनिट तक हरित ऊर्जा उत्पादित कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण का गिनीज विश्व रिकॉर्ड है तो यह अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के नाम रिकॉर्ड है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक जिनके नाम पर वर्ष 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड 2006 VP32 का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा किया गया तो वो थे पंडित जसराज। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रमन सेट 2 नामक एक लघु उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया, यह 23 सितंबर 2019 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अर्धमानवीय महिला रोबोट यानी हाफ ह्यूमनॉइड लेडी रोबोट जिसका अनावरण बेंगलोर में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान किया गया तो उसका नाम रखा गया व्योम मित्र। 23 जुलाई 2020 को चीन का मंगल मिशन हेनान प्रांत में स्थित वेनचांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से चीन ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया। इस मिशन का नाम क्या था, तियानवेन 1। नेक्स्ट देखिए, 20 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम मंगल मिशन होप सफलता पूर्वक प्रक्षेपित किया गया तो यह किया गया तानेगशिमा अंतरिक्ष केंद्र जो कि जापान का है। अगला देखिए, किसी पश्चिमी एशियाई अरब या मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित प्रथम मिशन तो यह होप प्रोब है।
यूएई का प्रथम नैनो उपग्रह जिसे इसरो द्वारा फरवरी 2017 में प्रक्षेपित किया गया था, तो उसका नाम था नईफ-1। GSAT-30 नाम से भारत का 24वां भू स्थिर उपग्रह यानी जियोस्टैटिक सैटेलाइट एरियन 5 ECA रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। तो यह किया गया था 17 फरवरी 2020 को। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 50वीं उड़ान PSLV C-48 सफलतापूर्वक कब लॉन्च की गई? यह किया गया 11 दिसंबर 2019 को। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए आगे देखते हैं। PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह, तो इसका नाम था RISAT-2B R1। ठीक है, कौन सा? RISAT-2B R1। नेक्स्ट देखिए, PSLV की 50वीं उड़ान PSLV C-48 के माध्यम से प्रक्षेपित विदेशी उपग्रह इसमें कितने थे? तो वह 9 थे। 11 दिसंबर 2019 को आयोजित PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से भारत के अतिरिक्त किन देशों के उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो ये उपग्रह थे इजराइल के, इटली, जापान और अमेरिका के। ठीक है, अगला देखिए। 11 दिसंबर 2019 को आयोजित PSLV की 50वीं उड़ान में PSLV के जिस संस्करण का उपयोग किया गया वह कौन था? PSLV QL था। ठीक है, PSLV QL संस्करण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो थीम था, विषय क्या था? इंपॉर्टेंट है, वो था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। नेक्स्ट देखिए, 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में जिन 2 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने प्रतिभाग किया वे कौन से हैं? तो हो जाएगा प्रोफेसर स्टेफन हिल जो कि जर्मनी के हैं और प्रोफेसर अदाई जो कि इजराइल के हैं। अगला है 27वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27 से 31 दिसंबर 2019 के बीच यह किया गया था तिरुवनंतपुरम, केरला में। इसका विषय क्या था? स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विज्ञान ज्योति योजना का नाम रखिएगा याद, विज्ञान ज्योति योजना, जिसका शुरुआत कब किया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को, और ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी 2020 को। अगला देखिए, IIT बॉम्बे ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप का विकास किया जिसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। इस चिप का नाम, तो यह ध्रुव रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी, काफी इंपॉर्टेंट है, किस दिन को घोषित किया गया था वैश्विक महामारी? तो यह 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया है। यह सबसे पहले नोवेल कोरोना वायरस प्रकाश में कहाँ से आया था? वुहान शहर, चीन से। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बुक है वुहान डायरी, उसका लेखक कौन है आप कमेंट में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुस्तक और राइटर में पूछ सकता है। वुहान डायरी के लेखक कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी 2020 को भारत में सर्वप्रथम कोविड-19 से संक्रमण की जो पुष्टि हुई यह केरल में हुई थी। वह एक मेडिकल की छात्रा थी जो कि चीन से आई थी। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला मौत कोविड-19 के कारण यह कलबुर्गी में हुआ था। अगला है 11 अगस्त 2020 को रूस के किस कोविड-19 टीके को आधिकारिक रूप से पहले पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा हासिल हुआ? तो इस टीके का नाम रखा गया है स्पुतनिक भी। ठीक है, स्पुतनिक 5। नेक्स्ट देखिए, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सर से GSLV मार्क 3M1 रॉकेट के द्वारा भारत के किस मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था? तो यह चंद्रयान 2 मिशन था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर तथा रोवर का नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञा। 22 जुलाई 2020 को गुजरात स्थित किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने
क्रांतिकता प्राप्त की। तो हो जाएगा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3। नेक्स्ट देखिए, 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकेला और वसीम जिले में डिजिटल इंडिया के तहत बेतार कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना का उद्घाटन किया है। तो ये हो जाएगा भारत एयर फाइबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत एयर फाइबर। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है 22 जून 2020 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इस सूची में विश्व का सबसे जो फास्ट सुपर कंप्यूटर है वह कौन है? फुकागो, जो कि जापान का है। फुकागो की अधिकतम संसाधन गति क्या है? 415.53 पेटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी रासायनिक पदार्थों में से एक HCFC 141b के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो यह 1 जनवरी 2020 को हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो 141b का जो उत्सर्जन आप बोल सकते हैं वह पूर्णतः खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने जब दुनिया के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर का नाम पीछे देखा और भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, तो उसका नाम रखा गया प्रत्यूष। गूगल के एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट के तहत पिक्सल 4 स्मार्टफोन सीरीज के निर्माण के लिए संचालित परियोजना का नाम, तो यह प्रोजेक्ट शोली रखा गया है। नेक्स्ट है WHO ने वर्ष 2020 को मनाने का निर्णय लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WHO ने वर्ष 2020 को उपचारिका और प्रसाविका के वर्ष के रूप में मनाएगा। अगला देखिए, भारत के प्रथम स्वदेशी कोविड-19 टीके कोवैक्सीन का विकास कौन कर रहा है? तो यह भारत बायोटेक ने कर रहा है। ठीक है, जो कि ICMR के सहयोग से कर रहा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा यूपी के सारे एग्जाम्स के लिए, PCS दरोगा वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसमें 25.9 है, प्रति 1000 जनसंख्या पर जो जन्म दर है वह 25.9 है। हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में निर्दिष्ट नई आर्द्र भूमि यानी नई आर्द्र भूमि वेटलैंड की संख्या कितनी है? तो यह 10 है। वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या रामसर स्थल की कुल संख्या 37 है। अगला देखिए, भारत में रामसर स्थलों के अंतर्गत भूमि, तो यह 1067939 हेक्टेयर है। अगला देखिए, 19 मई 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का शहर, तो वह अंबिकापुर है। अगला देखिए, 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस जो 2019 में जारी किया गया वन स्थिति रिपोर्ट वह 16वां संस्करण था। तो उसके अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है? 21.67%। 2017 और 2019 के बीच जो वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो क्षेत्रफल है वह 3976, कितना? 3976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला देखिए, सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा के अनुसार नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का लक्ष्य यह वर्ष 2030 तक रखा गया। नेक्स्ट देखिए, सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा 24 अक्टूबर 2019 को अंगीकृत की गई है। तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा अंगीकृत की गई। अगला है, भारत में फ्रांस निर्मित राफेल विमानों की पहली खेप जो कि 5 विमान है,
तो यह 29 जुलाई 2020 को कहाँ पर पहुंचा? अंबाला वायुसेना अड्डा, जो कि हरियाणा में स्थित है। डेट याद रखिएगा 29 जुलाई 2020। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2016 में भारत तथा फ्रांस के बीच हुए एक अंतर सरकारी समझौते के तहत फ्रांस द्वारा कितने राफेल की डील है? तो ये जो राफेल की डील थी वह 36 थी, जिसमें से 5 आ गया है। अगला देखिए, तीसरी पीढ़ी की वह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो कि भारत का है, DRDO द्वारा किया जाएगा 15 से 16 जुलाई 2020 के बीच किया गया। तो इसका नाम रखा गया है ध्रुवास्त्र। ठीक है, ध्रुवास्त्र। इस ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मारक क्षमता कितना है? 7 किलोमीटर तक है। अगला देखिए, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी स्वदेशी निर्मित टॉर्पीडो डिकॉय प्रणाली मारिस को अपने बेड़े में कब शामिल किया? यह 26 जून 2020 को शामिल किया गया। 5 से 9 फरवरी 2020 के बीच लखनऊ में आयोजित 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 का मुख्य विषय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफेंस एक्सपो का जो थीम था वह था भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब। अगला देखिए, 9 दिसंबर 2019 को सिपरी द्वारा जारी विश्व में हथियार उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता शीर्ष 100 कंपनियों में प्रथम स्थान तो यह दिया गया है लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, जो कि अमेरिका का है। नेक्स्ट देखिए, 18 से 22 अक्टूबर 2019 में के बीच इमनिक्स 2019 का जो अभ्यास का आयोजन है विशाखापट्टनम में, यह किस किस देश के सेनाओं के बीच हुआ? तो यह भारत और म्यांमार के नौसेनाओं के बीच में हुआ। नाम क्या है? इमनिक्स 2019। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS खंदेरी को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर भारतीय नौसेना में कब शामिल किया? तो यह 28 सितंबर 2019 को शामिल किया गया है। अगला देखिए, अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित किस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को 3 सितंबर 2019 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो यह AH-64E अपाचे। ठीक है, AH-64E अपाचे। अगला देखिए, 28 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 289 डेज व्यतीत करने के साथ ही किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्षीय उड़ान यानी लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय ए वुमेन का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह क्रिस्टीना कोच है, जो कि अंतरिक्ष में 289 दिनों तक एक बार में वहाँ पे रह करके आई। इसके पहले 288 दिन रहने का रिकॉर्ड था, वो था पेगी विट्सन का। तो दोनों का नाम याद रखिए, पहले किसका था? पेगी विट्सन का। अभी कौन है? क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में नासा के जिस अंतरिक्ष यात्री के नाम एकल अंतरिक्षीय उड़ान के माध्यम से अंतरिक्ष में सर्वाधिक अवधि 340 दिन व्यतीत करने का रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ है स्कॉट केली। देखिए, महिला में रिकॉर्ड किसका है? क्रिस्टीना कोच का, जो कि पहले पेगी विट्सन का था। और वर्तमान समय में 340 दिन तक रहने का रिकॉर्ड स्टॉक केली का है। अगला देखिए, 18 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से केवल महिलाओं को स्पेस वॉक हेतु बाहर भेजा गया। इस ऐतिहासिक महिला स्पेस वॉक में शामिल महिला अंतरिक्ष यात्री तो ये थी क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर दोनों जो है वह ऑल वुमेन स्पेस वॉक में शामिल थी। 18 अक्टूबर 2019 को बिना किसी पुरुष की स्थिति के पहली बार केवल महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में शामिल जेसिका मीर की यह पहली स्पेस वॉक थी। इस प्रकार जेसिका मीर स्पेस वॉक करने वाली
कौन सी महिला बनी है? तो यह 15वीं महिला बनी। नेक्स्ट देखिए, अटीमा थुले सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडीय पिंड है जहां तक कोई यान पहुंचा। नवंबर 2019 में नासा द्वारा इसका पुनर्नामकरण किया गया, तो इसका नाम जो है बदल कर रखा गया है एरोकोथ। ठीक है, एरोकोथ। अगला देखिए, अंतरिक्षीय कचरे एवं अन्य खतरों से भारतीय अंतरिक्षीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा प्रारंभ योजना, तो यह प्रोजेक्ट नेत्र को शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए, चीन तथा ब्राजील द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वह उपग्रह जिसे 20 दिसंबर 2019 को उत्तरी चीन ने सांगझी प्रांत स्थित ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया, तो उसका नाम क्या था? सीवर्स 4A। ठीक है, सीवर्स 4A, जिसका पूरा नाम क्या है? चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट 4A। नेक्स्ट देखिए, इथोपिया का पहला उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 20 दिसंबर 2019 को चीन के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया, से लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, तो उसका नाम है इट्रस 1। ठीक है, प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 4B और उपग्रह का नाम है इट्रस 1। इसका फुल फॉर्म क्या है? इथोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2019 में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल ने यूरोपा की सतह पर पहली बार जल वाष्प की उपस्थिति की पुष्टि की है। यह यूरोपा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में, करंट अफेयर में, दोनों में ये पूछ सकता है। यूरोपा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। अगला देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत शामिल होगा, तो यह एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा। इसरो के द्वितीय लॉन्च पोर्टल की स्थापना, तो यह थूथुकुडी जिला तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के आयन मंडल के अध्ययन के लिए 10 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह, तो इसका नाम रखा गया है आइकॉन, जिसका फुल फॉर्म क्या है? आयनोस्फीयर कनेक्शन एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा स्थापित किस ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज की गई? इंपॉर्टेंट है, तो शनि ग्रह का 20 नया उपग्रह खोजा गया है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास था? बृहस्पति का। लेकिन इस 20 नए उपग्रहों की खोज के बाद जो शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह हो जाएगा वह कितना होगा? 82 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सौर प्रणाली का वह ग्रह वर्तमान में जिसका ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों में संख्या सबसे ज्यादा है, तो वह शनि हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, ये काफी बार स्टैटिक जीके में पूछा गया, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। नेक्स्ट है 23 सितंबर 2019 को रामन सेट 2 का प्रशिक्षण, तो यह नासा के द्वारा किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता वह भारतीय भौतिक शास्त्री जिनके सम्मान में रामन सेट 2 का नामकरण किया गया, तो वह है सीवी रमन। नेक्स्ट देखिए, 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री कौन है भी? अमित शाह द्वारा गांधीनगर गुजरात में लॉन्च की गई पहल, तो वह है विश्वास एवं साइबर आश्वस्त। विश्वास का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो यह वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। साइबर आश्वस्त का फुल फॉर्म, तो यह साइबर एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एंड शॉर्टेस्ट टाइम। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों में डीजल के जमने की समस्या के मद्देनजर 17 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विशेष शीत ऋतु ग्रेड डीजल को लॉन्च किया गया, तो यह लद्दाख के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखिए, 3 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति कौन है भी? एम वेंकैया नायडू
तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया रोटा वायरस का नया टीका तो वह है रोटावैट 5D, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला देखिए, 16 दिसंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग के नियंत्रण के लिए सांस, ठीक है, SAANS अभियान को लॉन्च किया? यह हो जाएगा निमोनिया। वह देश जिसने हाल ही में अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु अलिग्नोमेट नामक दवा का प्रयोग की स्वीकृति दी, तो यह हो जाएगा चीन। नेक्स्ट देखिए, 2 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा यानी रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। तो यह सफदरजंग अस्पताल जो कि नई दिल्ली में, ठीक है, सफदरजंग अस्पताल जो कि नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो उनको WHO इंडिया कंट्री कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी को लॉन्च किया गया। यह रणनीति जिस अवधि हेतु केंद्रित है तो वह पीरियड क्या है 2019 से लेकर के 2023 तक। अगला है 7 अक्टूबर 2019 को मुख्य स्वास्थ्य यानी ओरल हेल्थ संबंधित सूचना और ज्ञान के प्रसार पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पहला राष्ट्रीय डिजिटल मंच, तो उसका नाम रखा गया ई दांत सेवा। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2019 में नवजात शिशुओं में होने वाले आनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने क्या लॉन्च किया? उम्मीद लॉन्च की है। अगला है वह देश जिसने वर्ष 2030 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, तो हो जाएगा जर्मनी। वह ऊर्जा जिसे हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया, तो हो जाएगा ओशियन एनर्जी, समुद्रिक ऊर्जा। अगला है वह संगठन जिसने हाल ही में भारत के वेब आधारित इससे पहले संग्राहक यानी फर्स्ट रिपोजिटरी INDAIR को लॉन्च किया, जिसमें पिछले 6 वर्षों के दौरान किए गए वायु गुणवत्ता संबंधित अध्ययनों को संकलित किया गया है, तो हो जाएगा नीरी, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान NEERI। अगला देखिए, गहरे समुद्र में खनन हेतु गोताखोर को भेजने की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT की प्रस्तावित परियोजना, तो इसका नाम रखा गया समुद्रयान। अगला देखिए, अखिल भारतीय बाघ गणना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या हुआ 2967 है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। याद रखने के लिए आप 3000 को याद रखिएगा, 3000 माइनस 33, ठीक है, याद हो गया। 3000 में से 33 को घटा देना, वही भारत में भी बाघ है। वहीं एक खुशी की बात है कि 2004 और 18 यानी पिछले 4 वर्षों में बाघों की जो संख्या है वर्तमान में 2967, तो 33% बड़ी वृद्धि हुई उसमें। भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश, ये यूपी के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, तो उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 173 है। नेक्स्ट देखिए, 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। ये प्रयोगशाला कहाँ कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। अगला देखिए, वह मिसाइल जिसका 16 नवंबर 2019 को भारत द्वारा प्रथम रात्रि परीक्षण यानी फर्स्ट नाइट ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, तो वह अग्नि 2 मिसाइल। नेक्स्ट देखिए, 27 दिसंबर 2019 को जोधपुर एयरबेस में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना ने किस विमान की अंतिम स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त कर दिया? यानी भारतीय जो
वायुसेना है उसमें MiG-27 का जो लास्ट प्लेन था उसको भी रिटायर कर दिया गया, तो है MiG-27। MiG-27 विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। मतलब आप बोल सकते हैं 35 वर्षों तक लगभग MiG-27 सर्विस दिया इंडिया को सेफ रखने में। अगला है वर्ष तो 1999 के कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण विमान चालकों यानी पायलट्स द्वारा MiG-27 विमान को क्या उपनाम दिया गया था? बहादुर। नेक्स्ट देखिए, MiG-27 जो विमान था उसका मूलतः जो निर्माण है वह सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा था, लेकिन इस विमानों का निर्माण का भारत में लाइसेंस के तहत किया गया और यह हाल के द्वारा किया गया था, यानी MiG-27 जो है हाल के द्वारा निर्मित था। हाल का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर होर्मुज जलमड्डू यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारतीय पोतों को सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा प्रारंभ समुद्री सुरक्षा योजना या अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन संकल्प आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 11 से 19 दिसंबर 2019 के बीच भारत एवं रूस के मध्य जिस द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास के द्वितीय संस्करण का आयोजन बबीना, उत्तर प्रदेश, गोवा तथा पुणे में किया गया उसका नाम क्या है? इंद्र-29। तो इसमें पूछेगा आपको कि इंद्र-19 जो है वह किन देशों के बीच हुआ? तो आंसर हो जाएगा भारत और रूस के बीच। अगला देखिए, 3 से 16 दिसंबर 2019 के बीच रूपनदेही जिला नेपाल में भारत एवं नेपाल के बीच सेनाओं का जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ वह कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था और इसका नाम क्या था? सूर्य किरण 14। ठीक है, सूर्य किरण 14। नेक्स्ट देखिए, 1 से 14 दिसंबर 2019 के बीच औंध मिलिट्री स्टेशन पुणे में भारतीय थल सेना और श्रीलंका के थल सेना दोनों के बीच युद्धाभ्यास हुआ, उसका नाम था मित्र शक्ति 2019, जो कि इस साल 7वां संस्करण था। आगे देखिए, 31 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर 2019 के बीच भारत तथा फ्रांस के थल सेनाओं के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, जिसका नाम क्या था? शक्ति 2019। तो पूछ सकता है इसको ऐसे कि शक्ति 2019 किसके किसके बीच हुआ? तो ये भारत और रूस के थल सेना के बीच हुआ। नेक्स्ट देखिए, 13 से 21 नवंबर 2019 के दौरान भारत तथा अमेरिका के मध्य विशाखापट्टनम में जिस संयुक्त त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत यानी HADR अभ्यास का प्रथम संस्करण आयोजित हुआ, तो उसका नाम क्या है? टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ। नेक्स्ट देखिए, 5 से 18 अक्टूबर 2019 के बीच भारत एवं मंगोलिया की थल सेना के मध्य बकलोह हिमाचल प्रदेश में जिस संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का अभ्यास का 14वां संस्करण आयोजित हुआ, उसका नाम क्या है? नोमडेक एलिफेंट 2019, यानी नोमडेक एलिफेंट 2019 जो है भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। ठीक है, तो ये पिछले 1 वर्षों का महत्वपूर्ण करंट अफेयर घटना चक्र डायरेक्ट मैगजीन से आपने देखा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अब तक नए हैं तो हमारे शिक्षा सेंटर के जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब को, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। PDF चाहिए तो फिर से बोल रहा हूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी मंथली करंट अफेयर का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको एग्ज़ाम सफल होने में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।